प्रधानमंत्री मुरारजी भाई ने कहा था कि अगर आप उसकी रैली में मत जाना। देवीलाल जी ने कहा था मैं पहले किसान हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ। तो उस व्यक्ति की एक प्रतिबद्धता दर्शित होती है कि किसान हित के लिए वो रैली में चले गए, रैली में गए, ये कह कर गए कि मैं पहले किसान हूँ। निश्चल हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा विद्रोही तू समझा कर, तू बालक है भी, राजनीति में ये करना पड़ता है हवा बढ़ाने के लिए। तो जो ही उनके बाहर निकला तो भजनलाल अपने गार्ड्स के साथ आ गया। उनके पीछे पीछे देवीलाल जी आगे गए और देवीलाल जी ने आते ही भजनलाल की गर्दन पकड़ ली। उन्हें पता था कि विद्रोही कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि देवीलाल ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे और देवीलाल जी ने मुझे खुट्टी कटकाना वो दिया था चुनाव के लड़ने का। हाँ, 87 और उसका गवाह ये अपने रघु यादव है। बोला ना जाति को मैं मानता, ना जाति को तू मानता, इसलिए तेरे सामने मैं खुल के बता रहा हूँ कि भाई पहले इकट्ठे हो जाए। हाँ, फिर ये चौधरी इकट्ठे हो जाए, सारे फिर राव साहब आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पिछले 3 दिन से आप लगातार किस्से चौधरी देवीलाल के हमारी सीरीज देख रहे हैं। आज चौथी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वेद प्रकाश विद्रोही। जाना माना नाम है, समाजवादी चिंतक हैं, लोहियावादी भी हैं। इस समय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। एक समय था जब ये जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इनके पास चौधरी देवीलाल से जुड़े काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में हमने ये सीरीज चलाई हुई है। इसी सिलसिले में आज बात करेंगे वेद प्रकाश विद्रोही से। हम अनौपचारिक बातचीत में पहले काफ़ी समय से सुनते रहे हैं, तो आज इनसे चौधरी देवीलाल पर बात करेंगे। हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि हमने 20 सितंबर से ये सीरीज शुरू की थी। 20, 21, 22 3 दिन आप देख चुके हैं। 23 सितंबर को आज शहीदी दिवस भी है। हम सभी शहीदों को नमन करते हैं हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस पर। और अभी चौधरी देवीलाल की बात करेंगे वेद प्रकाश विद्रोही से। इनका मैंने परिचय आपको दे दिया है। चौधरी देवीलाल के बारे में अगर पूरी बात की जाए तो कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, क्योंकि उनका लंबा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। विद्रोही जी, आपका स्वागत है। तो चौधरी देवीलाल से आपका सबसे पहले कब, कहाँ, किस तरह मुलाकात हुई और क्या यादें आपके साथ जुड़ी हुई उस मुलाकात की? वैद्य जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले आज शहीदी दिवस पर मैं राव तुलाराम सहित सभी हरियाणा के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और वहीं 25 सितंबर को देवीलाल जी की जयंती पर अपनी ओर से अग्रिम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं 19-20 साल की उम्र के अंदर 1977 में जब देवीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तभी मेरा उनसे परिचय हुआ और तभी से मेरा उनके यहाँ आना जाना हुआ। और उनका एक सुहृदता कह लो, बड़ा दिल कह लो, और मेरे जैसे एक साधारण बालक के प्रति प्रेम कह लो, तभी से मेरे लिए उनके दरवाजे खुले हुए थे। तो 77 में बालक, 77 में विद्रोही जी के 20 साल की बालक, तो दरवाजे खुले रखे, दरवाजे खुले हुए थे और वो धीरे धीरे प्रगाढ़ होते चले गए। जब उनका हट गया, मुख्यमंत्री पद से हट गए वो, और फिर धीरे धीरे और निकटता बढ़ी। और 1980 में जब लोकदल जनता पार्टी से दोबारा लोकदल बना और उस लोकदल में मैं बहुत सक्रिय रहा। जनता पार्टी का कुनबा बिखर गया और फिर लोकदल आ गया। तो उस जमाने में मैं चौधरी चरण सिंह के भी बहुत नजदीक था। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। जितना स्नेह मेरा देवीलाल जी था, उतना ही चौधरी चरण सिंह के पास था। अब क्योंकि मेरा चौधरी चरण सिंह के प्रति बहुत स्नेह था और उनके यहाँ भी मैं फ्रीक्वेंटली जब चाहे उनके बेडरूम में तक चला जाता था, तो उसकी वजह से उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी जो देवीलाल के पुत्र थे, जो वास्तविक कर्णाधार थे देवीलाल की राजनीति के, वो तो मेरे विरोध में खड़े हो गए। और देवीलाल जी मेरे प्रति रखते थे कि भाई तेरे लिए भी अच्छी बात लगाव था, कह देगा, सहृदय थे आपके। इसकी पुष्टि आपने चौधरी देवीलाल के किस्से में आदरणीय हुक्मदेव नारायण यादव जी से भी किए थे। इसकी पुष्टि आप हुक्मदेव नारायण यादव जी से भी कर सकते हैं। और हुक्मदेव नारायण यादव जी ने, जो आजकल उनकी पत्नी है, उस समय विवाह नहीं हुआ था, उनको टिकट दिलवाने के लिए भी मेरे से ही कहा था कि आप इसकी रिकमेंडेशन करो सुदेश जी को 1982 में चौधरी चरण सिंह से। इसकी पुष्टि हुक्मदेव जी से भी कर सकते हो आप और सुदेश जी से भी कर सकते हो। तो इतना स्नेह मेरा चौधरी साहब के साथ था। अब चौधरी देवीलाल जी का जब स्नेह हो गया तो 80 के अंदर
जब चुनाव हुए तो संयोग से मैं चौधरी देवीलाल जी का और नजदीक हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की तो हट चुके थे, वो भजन लाल बन चुके थे। कार्यकाल मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं हुआ था नहीं, उनका, है ना? भजन लाल बन गए थे। जी, जी। पार्टी वो कंटिन्यूस गवर्नमेंट थी। हाँ। उनकी सरकार गिरा दी थी क्योंकि उन्होंने चौधरी चरण सिंह की रैली में भाग लिया था और प्रधानमंत्री मुरारजी भाई ने कहा था कि अगर आप उसकी रैली में मत जाना। देवीलाल जी ने कहा था मैं पहले किसान हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं। तो उस व्यक्ति की एक प्रतिबद्धता दर्शित होती है कि किसान हित के लिए उन्होंने रैली में चले गए, रैली में गए ये कह कर गए कि मैं पहले किसान हूं। वो किसानों की रैली है 23 दिसंबर की, मैं पहले किसान हूं और बाद में मुख्यमंत्री हूं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जो व्यक्ति अपने आप को पहले किसान और बाद में मुख्यमंत्री रखे, वो किसानों के प्रति कितनी हमदर्दी और कितना प्रतिबद्ध व्यक्ति था। मतलब प्रतिबद्धता तो प्रदर्शित हो ही गई। इसीलिए मैं इसी घटना का बताया, क्योंकि मैं दोनों के बहुत नजदीक था, इसलिए मैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब चौधरी देवीलाल जी की किस्सों की बात, एक मैं चौधरी देवीलाल जी बड़े लोकप्रिय व्यक्ति थे, आज वो स्वर्ग में है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कहने में मैं कभी संकोच नहीं करा करता। चौधरी देवीलाल जी अपना प्रचार का उनका एक बड़ी भारी अच्छी शैली थी। तो मैं चौधरी स्वामी इंद्रवेश जी का चुनाव इंचार्ज था। अच्छा। उन दिनों रोहतक से। तो चौधरी देवीलाल जी उन दिनों क्या करते थे, हर रैली में जाते थे और भाई स्टेज के ऊपर 11,000 रुपए हर उम्मीदवार को देते थे कि भाई मैं अपनी तरफ से, उस जमाने में 11,000 रुपए बहुत होता था। और चौधरी साहब को तुलवाया जाता था हर रैली के अंदर, वो पैसों से तुलवाया जाता, देवीलाल जी को सिक्कों से तुलवाया जाता था। सिक्के मान लो उपलब्ध ना हो तो उसके वजन के पैसे दे दिए जाते थे। तो क्योंकि इंचार्ज मैं था तो वो मैंने ही वो थैली देवीलाल जी को पकड़ाई स्टेज के ऊपर, वो जो भिवानी स्टैंड के ऊपर, रोहतक विधानसभा था, लोकसभा भिवानी स्टैंड पर, उसमें चांदराम जी थे, इंद्रवेश लोकदल के, इंद्रदेश थी लोकदल के थे, चांदराम जी कांग्रेस के थे और प्रोफेसर शेर सिंह जी जनता पार्टी के थे। और उसमें स्वामी इंद्रवेश जीते थे। देवीलाल की जनता पार्टी से अलग होकर के लोकदल आ चुका था। तो वो उस रैली के अंदर भिवानी स्टैंड पर हुआ तो चौधरी देवीलाल जी को ने वो पैसे 11,000 अनाउंस कर दिए। बाद में चौधरी देवीलाल को मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन्होंने मेरे को इशारा किया, मैं गया, हाँ जी बोलो 11,000 रुपए दे। मुझे बड़ा संकोच हुआ कि अगर मैं देता हूं, क्योंकि भाई पैसे मेरे को मिले, हिसाब तो इंद्रवेश जी को मेरे को देना है, तो मैंने कहा जी सर देता हूं थोड़ा सा, तो साहब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इंद्रवेश से पूछ लूं, क्योंकि फिर मेरे ऊपर लांछन ना लगे। बोले तू समझा कर, ये हवा बढ़ाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तुलवाया जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं होता अपने पास से दे देते हैं, बाद में चंदा कर लेते हैं। उन्होंने कहा तो आप तो इस जमाने की राजनीति बता रहा हूँ। तो मैंने इंद्रवेश जी से कहा, इंद्रवेश जी बोला भाई ऐसा ही करता है ये हर जगह, खुद तुला से खुद पैसा देता है। तो ये लोकप्रियता बनाने का वो दौर था। उसके बाद तो देवीलाल जी का एक ऐसा दौर आया कि उनको पकड़ पकड़ कर तोलते थे 87 के अंदर, पर जब प्रारंभ में ये तुलने का दौर हुआ तो वो ऐसे तो बड़ी इंपॉर्टेंट, वैसे मतलब शुरू में हवा बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कितना संघर्ष करना, राजनीतिक इसको रणनीति थी। उन्होंने कहा, देवीलाल जी ने कोई बड़ा निश्चल हृदय के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा विद्रोही तू समझा कर, तू बालक है भी, राजनीति में ये करना पड़ता है हवा बढ़ाने के लिए। उनके शब्द थे हवा बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी। दूसरा उनका एक जुझारूपन उसी से जुड़ा हुआ है, मैं जरूर उसकी व्याख्या करना चाहूंगा। 1982 के अंदर जब चुनाव हुआ, 77 के अंदर चुनाव में जीते थे, भजन लाल जी जनता पार्टी से में थे, उनको देवीलाल जी को हटवा दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद वो फिर कांग्रेस में चले गए, अपना पूरे 42 इतिहास है। और जब 82 के अंदर चुनाव हुआ तो 82 के चुनाव के अंदर 36 सीट लोकदल की मिली थी। 36 नहीं 33 थी, 33 शायद कांग्रेस की थी। हाँ 36 कांग्रेस की, 33 लोकदल की और 6 हमारे गठबंधन के थे, ये बीजेपी के। तो 39 हमारे थे, 36 उनके थे और बाकी सब इधर उधर के थे। तो उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि चौधरी देवीलाल जी ने लगभग
47 48 ML इकट्ठे कर लिए थे। जब 48 ML इकट्ठे कर लिए और भजन लाल जी उस समय प्रयास कर रहे थे विधायकों को तोड़ने के लिए, तो चौधरी चरण सिंह जी ने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ विधायक ऐसे हैं जो चौधरी देवलाल के विरोधी हैं, वो उनसे नहीं टूटेंगे, तू मेरा दूत बन के जा हरियाणा भवन के अंदर और सतपाल मलिक को साथ लेकर जा। सतपाल मलिक उस समय राज्यसभा के MP थे, और जब बात बढ़ जाए तब सतपाल मलिक को साथ ले लेना और ये अलग बैठ जाएंगे। तो मैंने सतपाल मलिक को भी साथ लिया, स्वामी इंद्रवेश भी MP बन गए थे, उनको भी साथ लिया। ठीक है। तो हम गए हरियाणा भवन। तो हरियाणा भवन के अंदर मैंने कर्नल राम सिंह जी से बात की और भैया पहले राजेंद्र सिंह से की। तो राजेंद्र सिंह से मैंने पहले की, राजेंद्र सिंह तो नट गया। राजेंद्र सिंह बोला जी मेरे को तो भजन लाल के साथ हूँ, मैं देवलाल के विरोध हूँ, मेरे को तो मंत्री बनाने का आश्वासन दे दिया, मैं तो उस पर जाऊंगा। फिर मैं रहीम खां के पास गया। रहीम खां भी इंडिपेंडेंट बने थे, जिनके पुत्र यहाँ से तहसीलदार भी थे। तो रहीम खां बोला भाई विद्रोही बात यह है कि तू भी छोरा है, हम तो सीधी बात कहने वाला, हमारा पड़ोसी भाई भी था भाई, हम तो कांग्रेस में हाँ भर ली हमने, तो मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा। तो वो भी कांग्रेस। फिर मैं गया राम सिंह के पास। तो राम सिंह के पास मुझे मालूम नहीं है, अपने मित्र सेन जी हैं अपने मादरा स्वराज के, वो जिंदा है शायद, वो भी उनके पास बैठे हुए थे। तो मैंने उनको ऑफर दिया कि जी चौधरी चरण सिंह ने मेरे को भेजा है, आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, अगर आप कहो तो मैं अभी मिलने का इंतजाम कर देता हूँ। तो वो बोला विद्रोही बात तो तेरी ठीक है, पर देवीलाल चौधरी साहब पर हमें विश्वास है, पर देवीलाल की बातों का कोई भरोसा नहीं, आप अच्छी तरह जानते हो, हम पहले भी इनके साथ थे, इनके चलते इनके बेटे की है, भाई मैं तो ना जाऊँ। तो हम बात ही कर रहे थे, तो संयोग ऐसा बना कि इतनी देरों के अंदर भजन लाल आ गए। और क्योंकि देवीलाल जी को भी पता चल चुका था कि भाई मैं उन 2 MPs को लेकर भजन लाल जी से मिलने गया हूँ, तो वो सोची भाई अगर मैच्योर हो जाए राम सिंह से तो अपनी बात कर लें कि भाई उन्होंने तो सामने कहा होगा भाई तू भी कह मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। तो जो ही वो देवीलाल जी पहुंचे, संयोग ऐसा बना कि दूसरी मंजिल देवीलाल पहुंचे, भजन लाल पहुंचे, देवीलाल भी पहुंचे, भजन लाल दूसरी मंजिल पे का खेल है ये। फर्स्ट फ्लोर पे CM है, सेकंड फ्लोर की बात है। इतने दोनों आगे पीछे, देवीलाल जी 1 मिनट पीछे पहुंचे, भजन लाल जी पहले पहुंच गए। तो जो ही भजन लाल जी पहुंचकर उनके कमरे की तरफ चलने लगे राम सिंह की तरफ, तो राम सिंह को पता चल गया था। राम सिंह बोला विद्रोही बाहर चला जा थोड़ी देर, भजन लाल आएगा। कर्नल राम सिंह बोले, कर्नल राम सिंह बोले ठीक है जी। तो जो ही उनके बाहर निकला तो भजन लाल अपने गार्ड्स के साथ आ गया। उनके पीछे पीछे देवीलाल जी आगे, और देवीलाल जी ने आते ही भजन लाल की गर्दन पकड़ ली। हरियाणा भवन दिल्ली में, हरियाणा भवन दिल्ली में, और देवीलाल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। बोला तो खरीद फरोख्त करता है, लोकतंत्र को मारता है, और साहब उसके बिल्कुल उसकी गला दबाने लग गया। और वह गार्ड थे, गार्डों में इतनी हिम्मत नहीं। भजन लाल चीफ मिनिस्टर था ना, वहां तक पहुंच डेजिग्नेट, वो उनके साथ पूरी गार्ड थी, पर गार्ड्स की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको छुड़वा सके। फिर मैंने कहा चौधरी साहब क्या कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने छुड़वाया। फिर ये देख के जो कमरे में बैठे हुए थे सतपाल मलिक और स्वामी, मतलब भजन लाल जो है वो उनकी सत्ता थी जी। फिर जो कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर थे वो, हाँ जी, और उस समय जब ये जो बहुमत जो की कमी रह गई, उस दौर में देवीलाल ने गर्दन पकड़ ली। फिर वो जब हल्ला हुआ तो बराबर के कमरे में सतपाल मलिक जी और स्वामी इंद्रवेश जी बैठे, वो बाहर निकले, तो हमने तीनों ने मिलकर छुड़वाया। ये प्रत्यक्ष घटना है जिसमें संयोग से 2 हमारे पात्र तो सुरक्षित हार चुके। स्वामी इंद्रवेश जी तो पहले सुरक्षित हार गए, सतपाल मलिक जी भी सुधार गए। तो विद्रोही जी की गवाही आप बता रहे हो हमारे दर्शकों को। मित्र सेन जिंदा है शायद जी मादर, वो उस कमरे में था राम सिंह के साथ जी। तो ये घटना मेरे सामने तो उनको छुड़वाया आपने? हाँ, हमने छुड़वाया। मैंने पहल की, फिर मेरे साथ इंद्रवेश जी ने और क्या कहते हैं सतपाल मलिक ने देवीलाल को पकड़ कर लग गया। भजन लाल जी को मैंने कहा चौधरी साहब आप जाओ ना, हाथ जोड़ के कहा अपने गार्ड्स को लेके कृपा करके चले जाओ, आप फिर मिलिए। बोले ये देखो क्या कर रहा है। बोला आप लोग भी देख लो। क्या कौन मिला पहले? फिर नहीं, कोई नहीं मिला। वो राम सिंह नट गया सबसे मिलने। तो देवीलाल भजन लाल अपनी तरफ चला गया, हम देवीलाल जी को लेकर आगे चले गए। तो बाद में क्या हुआ हमको मालूम नहीं। ठीक। तो ये एक प्रत्यक्ष है कि घटनाक्रम है। तो इससे तो ये निकला कि चौधरी देवीलाल को गुस्सा आ रहा, गुस्सा बड़ा तगड़ा गुस्सा था, क्योंकि संयोग ऐसा था कि काम तो जो भजन लाल कर रहा था वो आप कर रहे थे।
जुगाड़ तो होती नहीं, है, नहीं, आपको नहीं, लगा। हम इंडिपेंडेंट उनके विरोध में जीत के आए थे ना। तो देखो उस समय दल बदल का कानून तो था नहीं, हम और पार्टियों को तोड़ तो नहीं रहे थे। अब भजनलाल हर तो पैसों के दम पर तोड़ रहे थे, अब लोक दल के पास तो पैसा नहीं था ना। आप अंतर समझिए, खरीद फरोख्त और जो कांग्रेस के विरोध में समझाना जीता, बुझाना। वो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ते जी। जीत के आए थे ना। राम सिंह कांग्रेस जैसे जीत का आया था, बाईजी को हराया था। रहीम खान इंडिपेंडेंट जीत का आया था, राजेंद्र सिंह कांग्रेस जैसे जीत, राजेंद्र सिंह कहाँ जीते? वो वहां से जीते, रोड से कांग्रेस जैसे। तो वो कांग्रेस जे बनाई थी इन्होंने। हाँ, समझ गया। जब कांग्रेस से बगावत कर इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो कांग्रेस के विरोध में आए थे। तो जो कांग्रेस के विरोध में बनकर आए थे, इट्स मीन जनता ने जो जनादेश था वो कांग्रेस के खिलाफ दिया था। तो हम तो जनता के जनादेश के कारण इनसे वोट मांगने गए थे, तो वो फर्क है। तो वो घटना मेरे सामने हुई। अब मैं आपको फिर 87 की 2 घटनाएं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी हुई है। जी। देवीलाल जी ने चुनाव के अंदर बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए करने का वादा किया था। बड़े थम्बिंग मेजोरिटी से वो जीते, 85 सीट उनकी आई। तो वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते उन्होंने बुढ़ापा पेंशन कर दिया। तो एक्चुअल डेट तो मुझे याद नहीं, पर सितंबर का महीना था शायद, तब वो किसी कारणवश नारनौल आए थे सुबह सुबह। तो नारनौल रेस्ट हाउस में पता, तो हमें पता रहता था, आए थे, मैं भी नारनौल उनसे अपनी जीप लेके चला गया। तो देवीलाल जी नारनौल के रेस्ट हाउस के अंदर अपने अकेले एक मुद्दा रखते थे, वो मुद्दा रख के बैठे। तो मैं गया तो देवीलाल जी को नमस्ते करी, अकेला मुद्दा था। फिर वो, पर मेरे प्रति स्नेह था उनका। फिर बोला खड़ा क्यों है, सेल्फ सर्विस कर। वो मुद्दे रखे रहते थे रेस्ट हाउस, सेल्फ सर्विस करके मुद्दा लेकर आ गया। तो मैं मुद्दा लेकर आ गया। संयोग से उसी समय महासिंह जी भी पहुंच गए, कर्नल महासिंह जी पहुंच गए। उन्होंने रेवाड़ी वाले वो मुद्दा लेके बैठ गए। तो बोला वो महासिंह, कर्नल साहब क्या हाल है, क्या बात है? बोला कम से कम जी बड़ी आपकी जय जयकार हो रही है, लोग बड़ा वो कर रहे हैं, पेंशन मिल गई, लोग अपना घी खिला रहे हैं, ईंटें डालनी शुरू कर रहे हैं। तो मेरी आदत शुरू से ऐसी ही है। मैंने कहा यार कर्नल साहब कुछ तो रहम करो, बुजुर्ग हो आप। तो बुढ़ापा पेंशन की घोषणा हुई है, पहली किस्त ना मिली है, उससे पहले लोगों ने ईंट भी डालनी शुरू कर दी। वो मुख्यमंत्री की चापलूसी कर देवलाल बड़ो नाराज हो, बोले विद्रोही तूने प्रशंसा भी ना सुन दे। तो कहे तो सही है, बड़ा मतलब उन्होंने बड़े ईमानदारी से कहा, बोले विद्रोही तेरी आदत भी खराब है, तू प्रशंसा भी नहीं सुनने देता। वैसे उन्होंने कही सही थी, आपको देख लो ना तो राज्यसभा मिली ना कोई विधायक बनता है, पूरी जिंदगी ऐसे ही चली, प्रशंसा भी नहीं सुन सकता। और ये कह के वो जो उठ बैठ के भीतर चला गया, उठ के भीतर। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा और हो गया। हमारे 88 के अंदर फरवरी के अंदर ओले पड़ गए। तो संयोग से उस दिन मैं चंडीगढ़ में था। तो हम सुबह सुबह देवीलाल जी के वैसे ही मिलने लगे। हमें नहीं मालूम था वो नारनौल जा रहे। मैं था, लक्ष्मी नारायण था, लक्ष्मी नारायण मंत्री थे, मैं उन्हीं के घर ठहरता था। तो हम उन्हें मिलने गए। तो और नरवीर था डिप्टी मिनिस्टर, ये भी वहीं था संयोग से। तो मैं मिलने गया तो देवीलाल जी ने मैंने देख लिया, बोला इधर इधर इधर। हाँ, बोला चल तूने घुमा के ले आता हूँ चंडीगढ़। तो उसने देवीलाल जी ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया, चंडीगढ़ का चक्कर कटवाया। वो पीजीआई में कुछ अपने उसके लिए गए थे, जो रेगुलर चेकअप के लिए पीजीआई में गए। और वहां से जब चेक करके आए, बोले फिर मेरे को, बोले तुझे पता है मैंने क्यों बैठाया है? मेरे को तो नहीं मालूम। बोले तेरे को इसलिए बैठाया है कि सारे अफसरां को पता चल जाए कि तुम मेरे को इसलिए बैठाया है। और बोला तेरे को काम करवाने के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तू अफसरान ने कह दिया तेरा काम अपने आप कर दिया करेंगे। छोटे मोटे पता लग गया कि भाई ये विद्रोही को खास आदमी है। तो ये देवीलाल की पॉलिटिकल आईक्यू। फिर उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, बोला ऐसे ही, बोला तुझे एक बात बताता हूँ। बोला कैरू, बोला चीफ मिनिस्टर था, ये 53 की बात है। बोला प्रताप सिंह कैरू, बोला चीफ मिनिस्टर था। बोला जैसे तू मेरा प्रेमी है, ऐसे ही एक प्रेमी नाम गिना, बताया किसी को, मेरे को नाम याद नहीं। बोला वो गया अपना बेचारा काम के लिए, तो उसको बुलाया, उससे कोई बैठाया साथ, चाय पे अंदर लेगा, पर उसके काम के लिए ना पूछा ना करया, कुछ नहीं करया, और अपने चले गए। तो वो सोचे यार तेरा क्या है, तेरा तो मैंने पूछी ना, तेरा काम का है ना, कि अफसर ने कही ना। तो बोला जी वो जब अपने घर पहुंचा तो साढ़े अफसर आप अपने आप पहुंच गए। बोला था क्या काम? तो बोला ये
प्रताप सिंह कैरू करते थे, जिसको अपना खास आदमी होता था, जब जिले में जाते थे उसको अपने साथ बैठा के अंदर ले जाते थे, तो समझ जाते थे अफसर यो तेरा खास है। बोले ये मतलब उस जमाने की राजनीति है। तो उन्होंने, और उसके बाद उनकी बात बिल्कुल सही हुई। मैंने 87 के अंदर कभी कोई काम जो देवलाल जी को नहीं कहा, डायरेक्ट अफसरों को कहता था, चीफ सेक्रेटरी तक भी कह देता था, जो होने लायक काम था विद्रोही में चौधर चलाई 87 में पूरी चलती थी। अच्छा, फिर वो आए तो आके बोला चल तेरे को सैर करा के और लाऊंगा, गाड़ी में बता दिया था उन्होंने। मुझे कहाँ जा रहे हो? बोला वो तेरे ओड़े पड़ेंगे, नारनौल में चाल रहे हैं। बोला अच्छा जी। तो जब वो चलने लगे, जब वो घर भीतर हम बाहर थे, तो लक्ष्मी नारायण और नरवीर को पता था वो जा रही है, सज धज के आए थे, और रामविलास कि भाई हमने साथ ले जाएगा। लक्ष्मी नारायण अटेली से एमएलए थे, अटेली हल्के मोड़े पड़े थे, और नरवीर नु सोच रहा था भाई तू के नाम से हीरे तेरे को ले जाएगा, तू मंत्री है, और रामविलास मंत्री था। और उस जमाने में 4 आदमी बैठ सकते थे, और 5वां होता था एक पायलट के साथ सेवक रूप में, 5 सीट होती थी। तो उसने मैंने कहा कि कार बुला, विद्रोही आ बोला, और ये आ गए। बोला तुम नहीं नरवीर ने और लक्ष्मण बोला तुम नहीं जाओगे, विद्रोही जाओगे मेरे साथ। तो मेरे को साथ जान के रामविलास बोल तू आ दिया। तो हमको वो अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए। वहां उसने बोला भाई 4 सीट है जी। एक पत्रकार था, विजय नाम था उसका, जो संपादक भी रहा, विजय सहगल। हाँ, विजय सहगल, जो आपका संपादक भी रहा है इसका ट्रिब्यून का, वो था। और भाई एक उनका पीए होता था, अफसर साथ जरूरी है, ओएसडी, जो बाबू की जगह वो ओएसडी को लेके थे अपने, रामचंद्र राव। और भाई एक हो गया लक्ष्मी यो रामविलास, और एक जो देवलाल। 4 सीटर। 5वीं सीट जो वो बैठता था सेवक के वाड़ी, जिसमें वो चाय पानी वगैरह पिलाते थे, उसको हटा के बोला तेरी जरूरत को नहीं, वह 5वीं सीट मेरे को दे दी। तो वहां बैठे बात कर रहे थे, तो रामविलास देवीलाल का चौपर था, विमान सरकारी हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर 4 सीटों का। देवीलाल के सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी चौपर में तो विद्रोही जी को मौका दिया। तो संयोग से उसने बुढ़ापा पेंशन की कर दी। बोला भाई रामविलास क्या हाल है पंडित जी इलाके का? दादा बोला जी बहुत खुश हैं लोग, बहुत, बोला जय जयकार हो रही है, बूढ़े उछल रहे हैं, ईंटें डलवा दी, घी डलवा दिया, मकान बनने लग रहे हैं। तो मैं बोला मकचोर साहब, तो वही बात वो महासिंह कह रहे, वही हाँ वो कह दी। तो मैं मकचोर साहब जरा पायलट ने कही हो, बोले क्या कहना, मुझे जरा सावधान रहे। बोले क्या हो गए हो? मैं कह दो पायलट ने सावधान रहे, यो मुझे चौपर गिर ना जाएगा। मुझे झूठ के गपोड़े मार रहे हैं। फरवरी हुई है, नवंबर में पेंशन आपने पहली किस्त गई है, 1 किस्त 2 किस्त गई है अभी तक। 200 रुपए में कहने तो मकान बना लिए, कहने ईंटें डलवा रही, तो ये दोनों किस्से एक साथ हो गए। फिर एक तीसरा किस्सा और हो गया कि देवीलाल जी नारनौल के अंदर वो आए 15 अगस्त का झंडा फहराने के लिए 1988 को। ठीक है। तो झंडा फहरा के जब होता है तो सारे चले गए उधर कनाल, एट होम था, सॉरी देवीलाल जी ने एट होम था नारनौल में, गवर्नर ने जलसा फैलाया था, देवीलाल जी और कहीं फहरा आए थे। एट होम पे नारनौल, एट होम नारनौल 15 अगस्त 1988। तो गवर्नर साहब तो ठहरे हुए थे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, और जो कनाल रेस्ट हाउस है खेतली रोड पे, वहां देवीलाल जी थे। तो देवीलाल जी 2 बजे करीब 1-1:30 बजे आ गए थे। फिर उसके बाद बाहर बैठे तो बोला भाई, और ऐसे बोलो तेरे क्या हाल से, व्यंग सा कसा। कई लोग वो देखते कहता था चेयरमैन बनने आ गया, जो भी उससे मिलने जाए एडजस्ट होने आ गया। चेयर तुझने मेरे कोई खड़ा बोला एडजस्ट होने आ गया, मेरे अपने औरों बोला एडजस्ट होने लग गया, आए हो क्या चेयरमैन बनने आए हो क्या? तो मुझे यार ये तो बड़ी बेइज्जती करता है। मैंने बोला और विद्रोही। आप 2 तरह की बातें बता रहे हैं, देवीलाल का ऐसा स्वभाव भी बता रहे हैं जो बहुत खरेरा अहंकारी, और ऐसा चरित्र भी बता रहे हैं जो बहुत विनम्र। मैं उसकी प्रशंसा दोनों तरह की बात निचोड़ तो दोगे आप कुछ, मतलब उसकी जो सामान्य धारणा है, बात सुनिए ना। तो वो देवीलाल का ये चरित्र था, जो सत्यवादी व्यक्ति था और गांधीवादी सत्यवादी व्यक्ति थे। वो कितनी ही बुरी बात कहते देवीलाल को, जिसका स्वार्थ ना हो, उसको वो सुन लेते थे, उसको कुछ नहीं कहते थे। और वो नाराज उन लोगों पर होते थे जो स्वार्थी होते थे, स्वार्थ की बात करते थे, कुछ लेन देन की बात करते थे। उन्हें पता था कि विद्रोही कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि देवीलाल ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे, और देवीलाल जी ने मुझे खुट्टी कटकाना वो दिया था चुनाव के लड़ने के लिए 20,000 रुपए। और उसका गवाह ये अपने
ये अपने रघु यादव है, तो रघु यादव मेरे बाद मिला था, तो रघु यादव ने मुझे, को पता है कि भाई विद्रोही को जाटनाथ टिकट दे दिए, तो रघु यादव भी जिंदा है। तो देवीलाल ने खुद कहा, बोला ठीक है, बोला तू सच्चा आदमी है, तू सच्चा है, इसलिए तेरे को मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो देवीलाल सच्चे आदमी की कदर करता था, कदर करता था। अच्छा, उनका पॉलिटिकल विजन बताता हूं आपको मैं। जब 87 के अंदर हमारे यहाँ जो आंदोलन चल रहा था, तो पूरे हरियाणा में लहर थी जी, यहाँ नहीं थी। तो देवीलाल और ठहरे हुए थे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स धारोड़ा के अंदर जी। तो वो अपने BBC की खबर रोज सुना करता है, मेरी तो रेडियो रखते थे, मैं भी रखता था, वो भी रखते थे। तो वो घूम रहे थे सुबह वहां अंदर, हम दोनों बोला घूम ले, दोनों घूम रहे थे। तो घूमते घूमते जब वो बैठ के बोला, विद्रोही एक बात बताऊं तेरे को, बोला यूं ही कोई फायदा नहीं, बोला तू बोला सियाना आदमी, इसलिए बोला मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। उसने अपने ये था उनका, वो जो रहता था उनके साथ बुजुर्ग, उनका नाम भूल गया, OSD वगैरह, ना गनमैन भीम सिंह। अच्छा, बोल भीम सिंह मेरी डायरी लिया, एक लाल सी डायरी ले आयो, वह डायरी खोली और उसमें उस डायरी के अंदर पूरे हरियाणा के उन्होंने आंकड़े इकट्ठे कर रखे थे, किस हल्के में किस जाति के कितने लोग हैं, अपने लिख रखे। तो वो अपने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिला होता था, महेंद्रगढ़ जिला काटा और सारी काटा और काट के बोला भाई विद्रोही ये हल्के हैं, ये जाटों का, बोले जाट, ये हमारी कोर वोट है, बोले इनके इर्द गिर्द संगठन बनाओ और हीरों का भी ध्यान मत दो। जब इनको तुम इकट्ठा कर लोगे, इर्द गिर्द हो जाएगा, तो इनके इर्द गिर्द हीर भी इकट्ठे हो जाएंगे। बोला ना जाति को मैं मानता, ना जाति को तू मानता, इसलिए तेरे सामने मैं खुल के बता रहा हूँ कि भाई पहले इकट्ठे हो जाए, हाँ, फिर ये चौधरी इकट्ठे हो जाए, सारे फिर राव साहब आ जाएंगे। मतलब ये उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। तो चौधरी देवीलाल जी एक रणनीतिकार व्यक्ति थे, देवीलाल जी अपने मस्त रहा कर, क्योंकि राज तो चुटाना चलाया कर। तो मेरा कहने का अर्थ है कि चौधरी देवीलाल जी बहुत ही खुले हृदय के, साफ दिल के आदमी थे, और वो जिनसे भी उनका थोड़ा सा संबंध ठीक था, जिनको सच्चा आदमी समझते थे, वो उनसे अपने दिल की बात कह दिया करते थे। अपनी दिल की बात कहने में वो कभी गुरेज नहीं करते थे, और हमारे जैसे लोग जो सच्चे वो मानते थे, उनकी कड़ी से कड़ी बात भी सुन लिया करते थे। दोस्तों, आपने चौथी कड़ी में चौधरी देवीलाल के जो संस्मरण सुने हैं, वेद प्रकाश विद्रोही की जुबानी, वो निश्चित रूप से उनमें काफी कुछ ऐसा है जो नयापन लिए हुए है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने बात बताई है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका व्यक्तित्व जो है, आप उनको ये कह सकते हो कि दो भागों में उनके व्यक्तित्व को देख सकते हो। एक व्यक्तित्व उन लोगों के साथ था जो सत्यवादी, गांधीवादी, जो निष्ठावान थे, और दूसरा व्यक्तित्व उनके साथ था जो निस्वार्थ भाव नहीं था, जिनका जो स्वार्थ भाव से उनके पास पहुंचते थे, उनके साथ वो अलग तरह से ट्रीटमेंट था उनका, अलग तरह से उन्हें ट्रीट करते थे। और जो दूसरे तरह के गांधीवादी विचारक जो थे, गांधीवादी चिंतक थे, गांधीवाद के रास्ते पर चलने वाले जो लोग थे, उनका वह अलग से सम्मान करते थे, चाहे वह कड़वी बात भी उनकी सुन लेते थे। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताना है कि आपको हमारी ये चौथी कड़ी कैसी लगी, अब तक की सीरीज हमारी कैसी लग रही है, और आगे के लिए आपके क्या सुझाव है। अभी हम 25 सितंबर तक इस अभियान को, इस सीरीज को चलाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।